बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, नए जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब आए हैं, इनके साथ आज हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एक तफसीली मुलाकात हुई है। गुज़िश्ता रोज़ खालिद जावेद साहब ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से भी मुलाकात हुई। हमने उनसे ये पूछा कि आपकी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात किस तरह रही, तो उन्होंने एक बात ये बताई है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ासे परेशान हैं, और ख़ासे परेशान इसलिए हैं कि पाकिस्तान के जो अरबों रुपए के असासे हैं उन पर कन्फिस्केशन की तलवार लटक रही है। और मज़ीद उन्होंने क्या तफसीलात बताई कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस सारे मामले को कि पाकिस्तान के अरबों रुपए के असासों पर तलवार लटक रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से इस सारे मामले से निजात हासिल करनी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने यह भी बता दिया है कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा केस में हुकूमत की नुमाइंदगी करने से क्यों इनकार किया, हुकूमत का मुकदमा लड़ने से क्यों इनकार किया। तो नाज़रीन, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ऐसा लगता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो करप्शन के जो मुल्ज़मान हैं, जो जिनका मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से या अपोजिशन जमातों के साथ ताल्लुक़ है, कल एहसन इकबाल की ज़मानत हो गई थी, शाहिद खाकान अब्बासी की भी ज़मानत हो गई थी। ऐसा लगता है कि शायद या तो नैब का करप्ट अनासर के साथ जो है वो गठजोड़ हो गया है, या फिर नैब ने इन करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ सरेंडर कर दिया है। क्योंकि नैब की जो कार्रवाइयाँ हम देखते चले आ रहे हैं, अब एक तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम देखते हैं कि कमी आ गई है, और यह भी देखने में आ रहा है कि नैब फर्दर कोई कार्रवाई इन लोगों के ख़िलाफ़ करना नहीं चाहता। वो भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं जो हमारी अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद के साथ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। एक तो उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के में मुख्तलिफ़ मुकदमात को कवर करते हैं, और उनमें जो भी डेवलपमेंट होती है आप आवाम तक पहुँचाते हैं, आप पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। तो उन्होंने एक बात तो ये की है कि अगर मैं अटॉर्नी जनरल ऑफिस में बैठा किसी किस्म के हमारा कोई दफ्तर कोई गलती करता है, तो आप उसकी निशानदेही करें, हम उसको रेक्टिफ़ाई करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी गलती को रेक्टिफ़ाई ना करें, तो आपको इस बात की भरपूर इजाज़त है बतौर जर्नलिस्ट कि आप हमारी गलतियों को जो भी होंगी आवाम तक ख़बर की सूरत में जो है वो पहुँचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मेरी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात हुई थी। ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ मेरी मुलाकात बड़े अच्छे नोट पर हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ासे परेशान लगते हैं, क्योंकि उस मुलाकात के दौरान हमारी जो बात हुई है वो उन मुकदमात के हवाले से हुई है, ख़ास तौर पर रेकोडेक का फ़ैसला, जिसमें आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का जुर्माना कर दिया है, और पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन के कर्ज़े के लिए जो है वो इतनी भाग दौड़ करता रहा, और अभी तक भी पूरी रकम पाकिस्तान को नहीं मिली। तो ख़ासे परेशान है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इस फ़ैसले से। पाकिस्तान की जो एक्सचेकर है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, इस इतनी बड़ी पेनल्टी को, $6 बिलियन की पेनल्टी को जो है वो किसी तरह से जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़ुसूसी तौर पर यह टास्क भी दिया है, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस पहले भी इस पर काम कर रहा था। हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे अरबों रुपए के असासे ज़ब्त करवाने के हवाले से टिथियान कंपनी, जिसने रेकोडेक का मुकदमा जीता था और उसने हमारे असासे ज़ब्त करने के लिए मुख्तलिफ़ फ़ोरम से रजू किया है, उन्होंने कहा कि एक तो फ़ौरी तौर पर हमने ये जो कार्रवाई उन्होंने कन्फिस्केशन की, जिसका आगाज़ किया था टिथियान कंपनी का, इसको रुकवा लिया है और हम अपील में जा चुके हैं। तो आइंदा जो माह शुरू होने वाला है, इसमें हमारी जो लीगल फ़र्म हमने फ़ौरन जो हायर की है उसके साथ हमारी मुलाकात होने वाली है। तो हमारी सबसे पहले कोशिश ये होगी कि सबसे पहले तो उस रेकोडेक के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम हुक्म इम्तना हासिल करें, ताकि जो कन्फिस्केशन की जो कार्रवाई है पाकिस्तान के, जिसके तहत पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन एसेट हैं वो ज़ब्त हो सकते हैं, तो पहले तो हमने उस पर स्टे ऑर्डर लेना है, ताकि हुक्म इम्तना लेकर फिर हम अपनी अपील के ऊपर प्रोसीड करें। अच्छा, उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान का रेकोडेक के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुकदमा कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने ये बताया है कि मुकदमा, जब आप केस हार जाते हैं, जब एक फ़ैसला आ जाता है, उसके बाद आप उस फ़ैसले में अपील में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अपील में स्कोप जो होता है वो इंतहाई कम होता है, तो मुश्किल मुकदमा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने इस उम्मीद का इजहार ये ज़रूर किया है कि हमारी मुकदमा मुश्किल हमारे लिए ज़रूर है, लेकिन कोई चीज़ नामुमकिनात में से नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से उन्हें अटॉर्नी जनरल का ओहदा संभालने के लिए राब्ता किया गया था, तो उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के मुकदमे में हुकूमत की जानिब से पेश नहीं होंगे। और ये बताने के बाद उन्हें ये लगता था कि शायद उन्हें अटॉर्नी जनरल नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें अटॉर्नी जनरल बनाया गया। और खालिद जावेद ये कहते हैं कि शायद वो ये समझते हैं कि उन्हें इसलिए इस मनसब पर फाइज़ किया गया है, मनसब के लिए चुना गया है
क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लॉयर हैं, उनकी किसी सियासी जमात के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल होते हुए उनके वालिद का भी मुकदमा उनके सामने आया तो तब भी वो उस मुकदमे को उसी शदोमत के साथ लड़ेंगे जैसे एक वकील अपने मुखालिफ वकील के साथ अपना मुकदमा लड़ता है। उन्होंने कहा कि उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि एक वो प्रोफेशनल लॉयर हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनसे बहुत सारी तवक्कुआत जो है वो एक्सपेक्ट किए हुए हैं, ख़ास तौर पर रेकोडेक के मुकदमात के हवाले से भी, नेशनल सिक्योरिटी के मुकदमात के हवाले से भी, रेवेन्यू के मुकदमात के हवाले से भी। तो वो इन तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि वो अदलिया की तवक्कुआत पर भी उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। और इनकार क्यों किया? एक तो उन्होंने ये बता दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को पहले आगाह कर दिया था, लेकिन एक और वजह भी उन्होंने बताई कि जब ये रेफरेंस दायर हो चुका था तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सपोर्ट में जो बार एसोसिएशंस और जो बार काउंसिल यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आ रही थी, तो उनकी जानिब से उनसे रब्ता किया गया था किसी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन की जानिब से कि आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सपोर्ट में बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हों। तो उन्होंने कहा कि मैंने इनकार कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रोफेशनल लॉयर होने के नाते मेरा हक बनता था कि अगर मैं उनकी जानिब से पेश नहीं हुआ तो मैं वफाक की जानिब से भी पेश ना हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही हुकूमत को आगाह कर दिया था कि मैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे में फेडरेशन का मुकदमा जो है वो नहीं लड़ूंगा। बहरहाल आइंदा माह जो है वो रेकोडेक के केस के हवाले से जो गैर मुल्की फ़र्म पाकिस्तान ने हायर की है उसके साथ मुलाकात के लिए मार्च के अवाइल में वो बैरून मुल्क जाएंगे, लंदन जाएंगे। उसके बाद शायद हो सकता है वाशिंगटन भी उन्हें जाना पड़े, जहाँ रेकोडेक केस के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की अपील पर समाअत होगी और काफ़ी पुरअज़म दिखाई दिए। बहरहाल उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि जो ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने उन पर डाली है कि आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस पर अपनी नज़र ज़रूर रखें, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी नज़र सिर्फ इस हद तक रखेंगे कि अदलिया की आज़ादी पर कोई आंच ना आए। बहरहाल वो ये कोशिश करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफिस का ओहदा जब वो छोड़ें तो इस ऑफ़िस को इतना इस्टेब्लिश करके जाएँ कि एक आज़ाद इदारा जो है वो बन चुका हो और उनके वज़ीर कानून फ़रोग नसीम के साथ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि वो मिलकर फ़रोग नसीम के साथ, वज़ीर कानून के साथ जो भी मामलात हैं उन पर आगे बढ़ेंगे और अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सर अंजाम देंगे। दूसरी हमारी ख़बर कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शाहिद खकान अब्बासी की ज़मानत हुई, एहसन इकबाल की ज़मानत हुई और नैब ये दावा कर रहा है, नैब ये ख़बर दे रहा है, सोर्सेस ये ख़बर सामने आई है कि हम इन दोनों मुल्ज़मान की ज़मानतों को सुप्रीम कोर्ट में मनसूखी के लिए रुजू करेंगे। हाँ, तो नाज़रीन बीच में अज़ान शुरू हो गई थी तो इसलिए मैंने छोटा सा वक्फ़ा लिया। तो अब नैब ये कह रहा है कि हम शाहिद खकान अब्बासी और एहसन इकबाल की ज़मानतों को मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो नाज़रीन दिसंबर के महीने में गालिबन 11 दिसंबर को आसिफ अली ज़रदारी साहब की ज़मानत हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड्स पर फरियाल तालपुर की ज़मानत हुई थी और नैब के पास कानूनी तौर पर 2 माह का वक्त होता है कि अगर उनके किसी एक्यूज़ की ज़मानत हो जाती है हाई कोर्ट से तो वो 2 माह के अंदर जो है वो 2 माह में सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू कर सकता है उस ज़मानत की कैंसिलेशन के लिए। लेकिन हम ये देखा कि 2 माह से ज़्यादा अरसा, तकरीबन 2.25 माह हो चुके हैं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़मानत को हुए और नैब की जानिब से ये सोर्सेस से ख़बरें सामने आई कि हम इन ज़मानतों को, आसिफ अली ज़रदारी की और फरियाल तालपुर की ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन वो कानूनी मयाद गुज़र जाने के बावजूद अभी तक ताहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आसिफ अली ज़रदारी और फरियाल तालपुर की ज़मानत की मनसूखी के लिए बिल्कुल कोई रजू नहीं किया गया। तो इससे ये तासुर उभर कर सामने आता है। एक तासुर तो ये सामने आता है कि लगता है कि शायद करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो नैब ने सरेंडर कर दिया है, या फिर नैब की करप्ट अनासर के साथ कोई गठजोड़ है, इसलिए उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों को चैलेंज नहीं किया जा रहा, ज़मानतों के फ़ैसलों को चैलेंज नहीं किया जा रहा। अच्छा, अदलिया के हवाले से भी लोग कमेंट करते हैं कि अदलिया इन करप्ट अनासर को ज़मानतें क्यों दे देती हैं। नाज़रीन, अदलिया ने तो फ़ैसला बहरहाल अपना करना होता है, लेकिन अदालत को मुतमिन करना भी होता है। हमने ये देखा है कि कल का मुकदमे की अगर हम मिसाल ले लें, नैब से बहुत सारे सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पूछे गए। वैसे हमने ज़मानतों के सीज़न की भी बात की थी, तो इस पर एक दोस्त ने कमेंट किया कि ये तौहीन अदालत है, तो इस पर मैं माज़रत चाहता हूँ अगर कोई तौहीन अदालत हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता। हम एक और पैराए में बात कर रहे हैं। तो जब ना अदालत सवाल पूछेगी, नैब के पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। आखिर ऐसे कौन से मुश्किल सवालात हैं अदालत के जिसके नैब के पास जवाब नहीं है। अगर आपको किसी मुल्ज़म की गिरफ़्तारी दरकार है, आपको उसे बिहाइंड द बार रखना है, तो आपके पास उसका जवाब भी होना चाहिए। तो नैब के पास ये जवाब क्यों नहीं होता? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोगों को गिरफ़्तार कर लेते हैं, आपके पास अख्तियार भी है, लेकिन उसका फिर जवाब भी आप अदालत में लेके जाएँ और अदालत को मुतमिन करें। और जब मुतमिन नहीं करेंगे तो फिर नैब के इदारे के ऊपर लोग सवाल करते हैं। जहाँ अदलिया पर लोग सवाल उठाते हैं, वहाँ नैब के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं कि नैब की कारकर्दगी क्या है।
और वैसे तो बहुत बड़े दावे भी हमारे चंद साथियों के जाने से भी किए गए थे कि बड़ी 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 अरबों रुपए की प्ली बारगेन्स हो गई हैं। टके की प्ली बारगेन नहीं हुई किसी सियासतदान के साथ और 1 रुपया पाकिस्तान को नहीं मिला। और जैसा कि मैंने आपको पहले खबर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शदीद परेशान है। लोगों ने तो $25 बिलियन वसूल करवा दिए थे शरीफ ख़ानदान से, आसिफ अली ज़रदारी से, और $6 बिलियन की पेनल्टी जो पाकिस्तान को पड़ी है उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कितना सरदर्द है, कितना दुख है, कितना दर्द है पाकिस्तान के इन एहसासों का कि कहीं अगर ये फ़ैसला फ़ाइनलिटी अख्तियार न कर जाए जिससे पाकिस्तान के असासे ज़ब्त हो सकते हैं, अरबों रुपए के असासे ज़ब्त हो सकते हैं। बहरहाल कौल व फ़ेल में नैब के तज़ाद नज़र आता है। लेकिन गुज़िश्ता हफ़्ते हमने आपको जो खबर दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान महंगाई के मारे आवाम को 160 अरब रुपए का रिलीफ देने जा रहे हैं। तो एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल काबीना के इजलास में फ़ैसला कर लिया है, आगाह कर दिया गया है कि बिजली की कीमतों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होगा। तो ये 80 अरब रुपए का रिलीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गरीब आवाम को दे दिया है। पेट्रोलियम की कीमतें भी कम होने जा रही हैं इस रवां माह के आखिर में। और उसके साथ साथ नाज़रीन, आज बड़ा एक अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तलब किया है कि जो शरह सूद है वो बहुत ज़्यादा है, इसे कम करना है। इस मामले पर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो इजलास बुलाया है उस पर गौर किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि शरह सूद को कम करके मुल्क में जो अफरात ज़र की शरह है उसे भी नीचे लाई जाए, मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि शरह सूद कम करने से जहाँ मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा, वहीं नए नए प्रोजेक्ट सामने आएंगे। जो सरमायाकार हैं वो नए प्रोजेक्ट लगाएंगे, नए मंसूबे लेकर आएंगे। तो इससे जो रोज़गार के मौक़े हैं, जो उन्होंने वादा किया था आवाम के साथ कि रोज़गार के मौक़े भी होंगे, मुआशी सरगर्मियाँ भी फ़रोग़ पाएंगी, तो उनके वादों की तकमील होगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, हमने जैसे आपको पहले भी बताया था, कि ठान लिया है कि आवाम को अब रिलीफ फ़राहम करना है